लास्ट क्लास हम लोगों ने जो की थी उस लास्ट क्लास में ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका था कि बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं और उन बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स के अलग अलग कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन सा ऑक्सी एसिड का कंपाउंड कैसे बनता है ये हम लोगों की बातचीत ख़त्म कर चुके हैं हम लोग इस पे, है ना। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हम लोगों को जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस पढ़ने से पहले इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं एक वो पढ़ना है, और दूसरा हमको ये पढ़ना है कि आखिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते कहाँ से हैं। ठीक है, पैदा कहाँ से होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ये सारी बातचीत हम लोगों को इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में करनी है, राइट। वैसे तो हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का जो बेसिक डेफिनेशन है वो पुरानी क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वाले टॉपिक के ऊपर बात करूं कि आखिर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स किन्हें कहा जाता है, तो बहुत ही सिंपल सी बातचीत है कि जब भी आपके पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हों और आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट, ठीक है, अपने ही ग्रुप के किसी अदर एलिमेंट से रिएक्ट करे, ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट, लेट्स से एलिमेंट नंबर 1, अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और अगर ये रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, आप लोगों के ग्रुप 17 के, ठीक है, एक दूसरे एलिमेंट के साथ, सेम एलिमेंट के साथ नहीं, हाँ, मतलब 2 फ्लोरीन फ्लोरीन, 2 क्लोरीन क्लोरीन, ऐसा नहीं, 1 फ्लोरीन 1 क्लोरीन, ऐसा, मतलब अलग होना चाहिए वो। ठीक है, तो उस जो नया कंपाउंड बनता है उस पर्टिकुलर नए कंपाउंड को बेसिकली क्या कहा जाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ये बेसिक मीनिंग था किस चीज़ का, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का। अब देखो, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आप पढ़ो या फिर आप कोई भी कंपाउंड बनाओ, हर कंपाउंड का एक बेसिक फंडामेंटल नियम होता है, और वो बेसिक फंडामेंटल नियम होता है कि कंपाउंड बनाते वक्त एक सेंट्रल एटम होता है और सेंट्रल एटम के आजू बाजू बॉन्डेड एटम्स होते हैं, बराबर। ये बेसिक नियम होता है कि एक सेंट्रल एटम होता है और एक सेंट्रल एटम के आजू बाजू बॉन्डेड एटम्स होते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 जो 11th क्लास का आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन कैन नेवर बी अ सेंट्रल एटम। फ्लोरीन कभी नहीं, क्या नहीं हो सकता, वो एक सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। ठीक है, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, एक सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। बिकॉज जब आप केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास की पढ़ रहे थे, तो उस केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास की पढ़ते वक्त ये चीज़ तुम लोगों ने पढ़ी होगी, बोलो क्या, वो ये कि आप सेंट्रल एटम उसको लेते हो, ठीक है, जो पहली बात मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, दूसरी बात उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड वालों के कंपेयर में कम होनी चाहिए। मतलब जो आजू बाजू के बॉन्डेड एटम्स होते हैं उन बॉन्डेड एटम्स के कंपेयर में, ठीक है, उन बॉन्डेड एटम्स के कंपेयर में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। अब एज वी नो कि हम लोगों के पास जितने भी एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में, उन पूरे पीरियोडिक टेबल में से हैलोजेंस के नाम पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ्लोरीन के आजू बाजू आप कोई अदर आइटम्स लगाओ और वो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही आप लोगों का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और बल्कि कंडीशन क्या कहती है कि सेंट्रल एटम को बॉन्डेड एटम के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो इस वजह से जो आपका फ्लोरीन है वो पर्टिकुलर फ्लोरीन आप लोगों का कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, वो कभी भी सेंट्रल एटम की जगह पर नहीं बैठ सकता। उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सेंट्रल एटम की जगह पर बैठ पाऊँ। ठीक है, उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है, वो बोलता रहने दो यार, मैं बेचारा सेंट्रल एटम बन पाना मेरे बस की बात नहीं है। तो अगर आप कभी भी सेंट्रल एटम बनाएंगे
तो सेंट्रल एटम बनाते वक्त आप क्लोरीन यूज़ कर सकते हो, ब्रोमीन यूज़ कर सकते हो, आयोडीन यूज़ कर सकते हो, बट कभी आप क्या नहीं यूज़ कर सकते हो, आप आपका क्या नहीं यूज़ कर सकते, फ्लोरीन यूज़ नहीं कर सकते। कंसेप्ट नंबर 2, ये कंसेप्ट नंबर 2 भी 11th क्लास का है, जिसको बेसिकली हम कोवैलेंसी कहते हैं, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है। तो देखो जो बेचारा फ्लोरीन होता है ना, ठीक है, खैर बेचारा कोई नहीं है, फ्लोरीन के पास क्या नहीं होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, ठीक है, फ्लोरीन के पास क्या नहीं होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो अब बेचारे के पास क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड, ठीक है। फ्लोरीन की कैपेसिटी कितनी बॉन्ड बनाने की है, मात्र एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड ही बना सकता है, एक बॉन्ड से कतई ज़्यादा नहीं बना सकता। लेकिन इसके ही ग्रुप के जो अदर मेंबर्स हैं, ठीक है, बराबर, इसके ही ग्रुप के जो अदर मेंबर्स हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गए, ये लोग एक बॉन्ड तो बना सकते हैं, एक के अलावा ये 3 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं और 7 भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 7 बॉन्ड्स तक ये जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, वो कोवैलेंसी का कंसेप्ट जो केमिकल बॉन्डिंग में बचपन में पढ़ते हैं ना, वो वाला, ठीक है। मैं लगे तो समझा कर दे देती हूँ, बट अगर 11th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे आपने क्लोरीन को अज्यूम किया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो वो होता है 1s2 2s2 आपका 2p6 और उसके बाद 3s2 और उसके बाद बोलो कितना आ जाएगा, 3p5। ये होता है आप लोगों के क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या 3D पॉसिबल है? बेसिक केमिस्ट्री ऑफ 11वीं कक्षा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स, एफबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल, जहाँ पे सब चीज़ें पढ़ी थी, क्या 3D ऑर्बिटल पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है। क्या क्लोरीन के पास 3p5 के बाद 3D आएगा? बिल्कुल आएगा मैडम। हाँ, ये बात अलग है कि वो 3D खाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है ना, तो कहाँ से आप डालोगे उनको उसके अंदर, राइट। तो वो बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट हाँ वो खाली है, ठीक है, वो क्या है, खाली है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैं काम करती हूँ, इसका बॉक्स स्ट्रक्चर बनाती हूँ। 3s का बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो 3p वाला बॉक्स है, जैसा कि हम जानते हैं, जो p ऑर्बिटल होता है उसके पास 3 बॉक्सेस होते हैं, और तीनों बॉक्सेस को मैंने 5 इलेक्ट्रॉन डालने थे, मैंने डाल दिया। और जो 3D है उसके पास कितने बॉक्सेस होते हैं, उसके पास 5 बॉक्सेस होते हैं, और ये 3D बेचारा आपका खाली है, वैसे का वैसे ही, ठीक है। अच्छा अब देखो होता क्या है, आपको ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने ग्राउंड स्टेट में लिखा है। अब आपको एक्साइटेड स्टेट लिखनी है। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आप लोगों का पेयर्ड है, उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खाली जगह पर लेकर जाया जाए। तो जैसे मेरा ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मैंने इसको यहाँ लेके चली गई, है ना, मैं इसको यहाँ लेकर चली गई, तो ये चीज़ बताओ कैसी दिखेगी। उस वक्त एक बार में एक ही शिफ्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका 3s वैसे का वैसी। आप लोगों के पास जो 3p था, 3p में 3 बॉक्सेस थे, पहले आखिरी वाले बॉक्सेस में 1 इलेक्ट्रॉन था, बीच वाले में 2 थे, तो अब वहाँ पे 1 हो गया और स्टार्टिंग वाले में 2 हो गए। और जो बाजू का आपका d था, वहाँ पे 5 बॉक्सेस थे और पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। पहले वाले में आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। चलो बहुत ही अच्छी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करिए, ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको अगेन यहाँ पर आप शिफ्ट कर दीजिए। जब अगेन मतलब फिर से एक और एक्साइटेड से, जितना पॉसिबल है आप उतना करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3s, ओके। और उसके बाद यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये वाला हो गया आपका 3p। इस 3p में कितने बॉक्सेस, इस 3p में 3 बॉक्सेस, और उसके बाद ये क्या हो गया आप लोगों का इस तरीके से, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये बाकी के आपके बॉक्सेस खाली। ये हो गया एक्साइटेड स्टेट नंबर 1, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट नंबर 2,
और अब हम लोगों को लिखना है एक एक्साइटेड स्टेट नंबर 3। इस एक्साइटेड स्टेट नंबर 3 में इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को मैडम आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 3s वाले बॉक्स में बचेगा मात्र एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपका जो 3p वाला बॉक्स है उसमें 3 डब्बे और हर डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो दिस विल बी अ 3p। और उसके बाद यहाँ पर आ जाओ आपके किस में, 3d में। तो जो 3d है उसमें कितने बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस, और 5 में से पहले के 2 के पास तो इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी आ गए। अब फर्दर एक्साइटेड स्टेट बनाना पॉसिबल नहीं है। तुम बोलोगे नहीं नहीं मैडम पॉसिबल है ना, आप ये इनके इलेक्ट्रॉन हटाओ, इनके हटाओ, इनके हटाओ, तो नहीं, आपको आउटर मोस्ट वाला हटाना होता है, जो कि हम हटा चुके हैं। आउटर मोस्ट वाला कौन है, आप लोगों का 3। ठीक है, आउटर मोस्ट वाला क्या है, आप लोगों का 3 है, राइट, ओके। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं तुमसे यहाँ पूछूं कि अगर तुमको कल को कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड बनाने का नियम क्या होता है, सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड का मीनिंग तो यही होता है ना, कि तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ। ठीक है, बराबर, उसी को कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। अगर दोनों मैं देने लगी तो फिर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाता है, और उसका सिलेबस एक अलग ही है, जो कि खैर हम कवर कर चुके हैं, बट वो एक अलग ही केमिस्ट्री की दुनिया आ जाती है। अगर आपको एक कोवैलेंट कंपाउंड बनाना है तो कोवैलेंट कंपाउंड के लिए नेसेसरी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तुम दो, एक इलेक्ट्रॉन मैं देती हूँ, दोनों मिल बांट के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लेन देन करते हैं, यही होता है ना नियम। तो इसके हिसाब से पहले वाले में 3D के पास तो देने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो 3D तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता बॉन्डिंग में। 3s और स्टार्टिंग के 3p के 2 ये लोग बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है, एक मैं दूंगा, एक तुम दोगे, तो वहाँ पे उनके पास 2 ऑलरेडी हैं, वो बोल रहे हैं मैं नहीं देता अपना 2, भाग यहाँ से, एक होना एक, तो एक किसके पास है, एक वाली तो सिर्फ आपको एक ही जगह दिख रही है, और वो जगह है ये। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी कोवैलेंसी कितनी है, यहाँ पे इसकी कोवैलेंसी है 1। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है, ये मात्र एक बॉन्ड बना सकता है। मात्र ये कितने बॉन्ड बना सकता है, ये आप लोगों के एक बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली अगर मैं नीचे आ जाऊँ, यानी कि जब मैं एक्साइटेड स्टेट में चली गई थी तब की अगर मैं बात करूँ, तो आप मुझे देखकर बताइए अब आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिख रहे हैं। एक ये जगह है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो अब देखो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, इसकी कोवैलेंसी हो गई है अब आपकी 3, यानी कि अब ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है। मतलब बीच में एक सेंट्रल एटम, और वो सेंट्रल एटम अपने पास से कितने बॉन्ड्स बनाएगा, वो सेंट्रल एटम अपने पास से टोटल 3 बॉन्ड्स बनाएगा। इसमें आप देखें कि कितने आपके पास खाली बॉक्सेस हो गए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास जो कोवैलेंसी है वो कितनी हो गई, 5 हो गई, यानी कि आप 5 बॉन्ड्स बना सकते हैं, बराबर। फिर आप एक और केस में आ जाइए जो बेसिकली आपकी आखिरी एक्साइटेड स्टेट थी। आप अगर वहाँ देखते हैं तो अब तो खाली बॉक्सेस देखो कितने हो गए, अब तो खाली बॉक्सेस की संख्या काउंट करो 7 हो गए। तो यानी कि कोवैलेंसी कितनी हो गई, 7, यानी कि मैक्सिमम बॉन्ड्स जो ये बना सकता है वो है 7। तो फ्लोरीन को अगर मैं छोड़ दूं तो कोई भी अदर हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स बेसिकली थर्ड पीरियड से आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, उनके पास से आगे आने वाले सबके पास होते हैं। तो कोई भी हेलोजन फ्लोरीन को छोड़कर क्या कर सकता है, मिनिमम 1 बॉन्ड बना सकता है और मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हेलोजन 2 बॉन्ड बना रहा होगा, 2, 4, 6 पॉसिबल नहीं है, 1, 3, 5, 7 ही पॉसिबल है। तो इस हिसाब से अगर मैं इंटर हेलोजन कंपाउंड की बातचीत करूं, ठीक है, अगर मैं किसकी बातचीत करूं, अगर मैं कोई भी एक इंटर हेलोजन कंपाउंड की बातचीत करूं, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में आपके पास एक सेंट्रल एटम होगा, लेट्स से Ca, और उसके आजू बाजू क्या होंगे, उसके आजू बाजू बॉन्डेड एटम्स होंगे, है ना, उसके आजू बाजू क्या होंगे, बॉन्डेड एटम्स होंगे। तो बॉन्डेड एटम्स कितने हो सकते हैं मैडम, 1 हो सकता है। आप ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक सेंट्रल एटम हो और उस सेंट्रल एटम के आजू बाजू आप बॉन्डेड एटम्स कितने दे दें, आप उसके आजू बाजू बॉन्डेड एटम्स दे दें 3, आप उसके आजू बाजू बॉन्डेड एटम्स कितने दे दें 5, आप
आप उसके आजू बाजू बॉन्डेड एटम्स कितने दे रहे हैं, 7। तो ये टोटल 4 प्रकार के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपको आपके सिलेबस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल कितने टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, 4 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। कोई अगर कह दे कि इतने टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं तो उनको रट लो, तो भैया रटने से पहले रीज़न पता होना चाहिए। अगर रीज़न पता है उस पर्टिकुलर चीज़ का, तो अगर लेट से पेपर में कभी भूल गए तो खुद भी निकाल सकते हो, या उससे रिलेटेड कल को कोई क्वेश्चन आ जाए कि बताइए X(X') 2 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है क्या, तो जिसको पता होगा कि 1, 3, 5, 7 के अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो बंदा बोलेगा कि नहीं नहीं आप जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हो, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं X(X'), इसे हम लोग क्या कहते हैं आपका X(X')2, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब सॉरी X(X')3, इसे कहा जाता है X(X')5, और इसे कहा जाता है X(X')7, राइट। तो इतने टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई दूसरा इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो सकता है कभी किसी रिएक्शन के दौरान एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाए, बट एज अ एग्जिस्ट वो नहीं करेगा। ठीक है, तो कई बार अगर लेट से मुझको पेपर सेट करना हो तो मैं पेपर सेटर के तौर पे पता है क्या करूँगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर हैलोजन कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। 1, 3, 5, 7 वाले पॉसिबल हैं और 1, 3, 5, 7 के अलावा वाले पॉसिबल नहीं है, तो वो डाल देंगे ऑप्शन में कि ये पॉसिबल नहीं है। और जिसको पता है वो फटाफट मार्क कर लेगा, और जिसको नहीं पता है वो सोचता रह जाएगा कि अरे अब कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मैं कैसे बताऊं, मेरे को तो नहीं पता है कि कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। वो यही सोचता रह जाएगा, उसका दिमाग बेचारे का यहीं घूमता रह जाएगा, अरे यार ये सवाल तो नहीं बन सकता। तो ऐसा नहीं है, सवाल नहीं बन सकता, आप जो पढ़ते हैं सवाल उन्हीं से बनते हैं MCQs वगैरह, बट अपने दिमाग को प्रॉपर डायरेक्शन में यूज़ एक्चुअली करना पड़ता है। खैर, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे X(X') टाइप के कंपाउंड, मतलब इन्हें बेसिकली कहा जाता है एक सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम भी एक। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ClF, अरे यार ये एक ही कलर का हो जाएगा, रेड कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ClF है ना, ये आप लोगों का कंपाउंड हो गया। BrF, ये आप लोगों का इस कैटेगरी का एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ICl, ये उस कैटेगरी का कंपाउंड हो गया। IBr, ये इस कैटेगरी का कंपाउंड हो गया। तो ये देखो, ये X(X') टाइप के, मतलब सेंट्रल एटम भी एक है और बॉन्डेड एटम भी एक है, ये उस कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, वैसे तो ये केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाता है, जब चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने में आ जाता है, तब जब आप ये पढ़ते हो ना कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जब आप कंसेप्ट पढ़ते हो तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक में ये चीज़ सिखाई जाती है। जैसे H2O है, उसे मैडम OH2 क्यों नहीं कहते, जैसे है ना, बस NH3 को आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। तो बेसिक नियम ये होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसे पहले लिखा जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको बाद में लिखा जाता है। तो ClF को मैडम FCl क्यों नहीं कहते, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और हमने एक बेसिक नियम बना के रखा है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को हम लोग पीछे लिखेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ आप किसी जगह कुछ आप एक्सेप्शंस देख सकते हो, जैसे NH3 में आपको ये एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हम नहीं कर रहे ऑर्डर फॉलो। तो कैसे है, पुराने ज़माने से जो कॉमन प्रैक्टिस चली आई कि NH3 को NH3 बोलेंगे, तो लोग इसके साथ इतने ज़्यादा यूज टू हो गए कि उन्होंने उसको चेंज करना ठीक नहीं समझा। बट उसके बाद से जो नए कंपाउंड्स बनते गए उन सब में हमने इसी बात का ख्याल रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को इस रूल को, इस पर्टिकुलर चीज़ को ब्रेक डाउन नहीं करना है, ठीक है। ये कहानी थी हम लोगों की, बराबर। अच्छा, और भी मैडम कुछ बन सकते हैं क्या कंपाउंड्स? बिल्कुल बन सकते हैं। अब देखो, कंपाउंड्स बनाना कोई कठिन काम नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ठीक है। फ्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, फ्लोरीन बॉन्डेड एटम जरूर हो सकता है। तो देखो, फ्लोरीन को मैंने अभी बॉन्डेड एटम लिया है, देखो मैंने फ्लोरीन को बॉन्डेड एटम लिया है ना, फ्लोरीन को मैंने बॉन्डेड एटम लिया। रुको मैं अलग से बड़ी बड़ी जगह पे बताती हूँ। तो पहली कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं किस वाले टाइप के कंपाउंड्स की, X(X') टाइप के कंपाउंड्स की। इस पहली कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो सेंट्रल एटम फ्लोरीन को तो नहीं लिया जा सकता, सेंट्रल एटम किसको लिया जा सकता है, आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से किसी एक को। मैंने सेंट्रल एटम ले लिया क्लोरीन को।
अब बताओ कौन कौन से प्रकार के कंपाउंड्स पॉसिबल है। सेंट्रल एटम होगा क्लोरीन और क्लोरीन से चिपक जाएगा फ्लोरीन, पॉसिबल है बिल्कुल, तो इसको लिख दिया ClF। दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि मैडम सेंट्रल एटम होगा क्लोरीन और उससे चिपक जाएगा ब्रोमीन, है ना, ये हो सकता है ना पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है। बट ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। आपको कैसे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की कम होती है? जितना आप डाउन द ग्रुप जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इस कंपाउंड को ClBr ना लिखेंगे, इसको लिखेंगे BrCl। फिर उसके बाद वाले कंपाउंड को लिखेंगे I और फिर Cl। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पीछे, बराबर है ना। सेंट्रल एटम आपने क्लोरीन लिया है और बॉन्डेड एटम आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, बॉन्डेड एटम आप क्या ले रहे हो, बॉन्डेड एटम आप ले रहे हो फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड हम बना रहे हैं, इसीलिए सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम सेम नहीं ले सकते। पॉसिबिलिटी नंबर 2 आपकी क्या हो सकती है कि आपने सेंट्रल एटम लेके रखा है किसको, ब्रोमीन को। अगर सेंट्रल एटम आप ब्रोमीन को लोगे तो बॉन्डेड एटम्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, बॉन्डेड एटम में फ्लोरीन हो सकता है, बॉन्डेड एटम में क्लोरीन हो सकता है, बॉन्डेड एटम में आयोडीन हो सकता है। तो इस हिसाब से कंपाउंड्स आपके पास क्या क्या बनेंगे, इस हिसाब से आपके पास कंपाउंड क्या क्या बनेंगे, Br और F को चिपका दो। Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसीलिए Br आगे और F पीछे। Br के साथ Cl को चिपका दो। Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, Cl की ज़्यादा है, क्योंकि आप जितना डाउन द ग्रुप जाएंगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। जैसे फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की आई थिंक 2.5 होती है और आयोडीन की शायद 2.2 होती है, 2.2 या फिर 2 एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, और एग्जैक्टली याद होना ज़रूरी भी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है, ख़त्म। आप पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो याद नहीं कर सकते ना, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सेप्शन ना हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधा नियम है, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, बात खत्म। हाँ, कई जगह ऐसी हो सकती है कि डिक्रीज ना होते हुए कांस्टेंट हो, बट हम लोगों को उतना ज़्यादा नीड नहीं है उसकी। तो सेंट्रल एटम को आपने ब्रोमीन लिया, बॉन्डेड एटम आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन हो सकते हैं, तो सेंट्रल एटम अभी आपका क्या है, ब्रोमीन है। अच्छा, उसके बाद अभी उसके आजू बाजू बॉन्डेड एटम क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसीलिए क्लोरीन आएगा BrCl, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम ही तो हो गए, है ना, वो हम लोग टेंशन नहीं ले रहे, हमें कोई मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ी ना करना है कि बताओ इस इंटर हैलोजन कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से कितने पॉसिबल कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, वो मैथ्स थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग कि कोई PNC कर रहे हैं, हम तो सारी केमिस्ट्री कर रहे हैं भाई। अब वो ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉमन आ गया तो मैं क्या करूँ, है ना। अच्छा, अगर ब्रोमीन और आयोडीन को लेती हूँ तो क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो I आगे आ जाएगा, Br पीछे आ जाएगा, देखो ये कंपाउंड बन गया। आप सेंट्रल एटम किसको ले सकते हो, आप सेंट्रल एटम आयोडीन को ले सकते हो, तो बॉन्डेड एटम्स के नाम पर आप लोगों के पास फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा। कंपाउंड बनाने गए तो I और F का कंपाउंड अगर बनाओगे तो कंपाउंड विल बी IF, वो कंपाउंड होगा IF। I और Cl का अगर कंपाउंड बनाओगे तो कंपाउंड विल बी ICl। I और Br का अगर बनाओगे तो कंपाउंड विल बी IBr। अब देखो ये वाला IBr और ये वाला IBr कॉमन हो गया, तो अगर मैं तुमसे, अच्छा ये वाला एक और चीज़ कॉमन हो गई, ये देखो यहाँ पे भी ICl, यहाँ पे भी ICl। सो इफ समबडी वुड आस्क यू कि बताओ कितने इंटर हैलोजन कंपाउंड इस सेंट्रल एटम के साथ पॉसिबल हैं, तो आप लिख सकते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि कितने इंटर हैलोजन कंपाउंड पॉसिबल हैं, तो हम जवाब देंगे 1, हम जवाब देंगे 2, हम जवाब देंगे 3, हम जवाब देंगे 4। इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेड है, उन्हें मत करो। 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। टोटल 6 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपके पॉसिबल होते हैं अगर आप XX- टाइप की कैटेगरी में बात करते हैं तो देखो इसमें कुछ भी रटवाने की नीड नहीं थी, फटाफट आपके आ गए। तो कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। ध्यान रखना हमेशा पहले जो लिखा जाता है, जो चीज़ पहले लिखी हुई होती है ना, ये बेसिकली सेंट्रल एटम के जैसे लिखी हुई होती है, और ये बेसिकली किसके जैसा होता है, बॉन्डेड एटम के जैसा होता है। बट यहाँ पे एक ही फंडा ध्यान रखना, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो होगा,
ठीक है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को आपको आगे लिखना है, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को आपको पीछे लिखना है। बस खत्म, इतना सा आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। वैसे ही अगर आपके पास मान लेते हैं X(X'2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, X(X'2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है नेक्स्ट में आपके पास X(X'3 टाइप के कंपाउंड्स हो। तो देखो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनाई जा सकती हैं, बट कैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें स्टेबल ही नहीं होती, कई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। तो जितना हमारी सिलेबस बुक में है बस हम उतना जानेंगे। जैसे कि एक आपका एग्जिस्ट करता है ClF3, अगर क्लोरीन को और F2 को अगर रिएक्ट करवाया जाए, उनकी रिएक्शन से बनता है ClF3। दूसरा आपको ध्यान रखना है Br और एक होता है F2, इन दोनों की रिएक्शन से बनवाया जाए तो बनता है आप लोगों के पास BrF3। I और आप लोगों के F2 की रिएक्शन से कुछ बनाया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाता है आप लोगों का IF3। सो दीज आर द फ्यू कंपाउंड्स जो आपको X(X'3 वाली कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। हो सकता है और भी देखने को मिले, मैं तो सिर्फ एग्जांपल्स बता रही हूँ, ठीक है, मैं तो सिर्फ एग्जांपल्स बता रही हूँ। उसके अलावा तीसरी कैटेगरी होती है आपकी 5 बॉन्ड्स बनाने वाली, ठीक है, तीसरी कैटेगरी होती है 5 बॉन्ड्स बनाने वाली, जिसको बेसिकली हम कहते हैं X(X'5। मतलब सेंट्रल एटम आपका एक होगा और उसके साथ बॉन्डेड एटम्स कितने होंगे, 5। इसके कुछ कंपाउंड्स तो देखो बहुत ही फेमस है, जैसे IF5 ये बहुत ही फेमस है, BrF5 ये बहुत फेमस है, ClF5 ये बहुत फेमस है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, तुम्हें उसके दिमाग में नहीं कूदना है कि कौन से हैं कौन से नहीं है, जितना हमारी सिलेबस बुक में हम लोगों को सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है। कैटेगरी नंबर 4 में आ जाएं तो कैटेगरी नंबर 4 कैसी हो सकती है, X(X'7 टाइप की कैटेगरी। इस कैटेगरी में सेंट्रल एटम एक होगा और उसके आजू बाजू बॉन्डेड एटम्स बहुत सारे होंगे। तो इसकी जो कैटेगरी होती है, ये एक ही कंपाउंड बहुत ज़्यादा फेमस है, वो होता है IF7। देखो आप ऐसा भी कोई कंपाउंड नहीं बना सकते कि मान लेते हैं आपने ब्रोमीन को एक सेंट्रल एटम ले लिया और ब्रोमीन को सेंट्रल एटम लेने के बाद उसके आजू बाजू 7 आयोडीन लगा दिए। आयोडीन पीरियोडिक टेबल में अलोंग द ग्रुप बहुत नीचे आता है, मतलब सारे हेलोजेंस में आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। तो इतने सारे आयोडीन, 7 आयोडीन आजू बाजू लग पाना पॉसिबल ही नहीं होगा, उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, तो हो सकता है वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही ना करे। तो हम सारे कंपाउंड्स के बारे में बात नहीं करते, हम उन्हीं कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जो क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर आपका बोर्ड्स का पेपर है या फिर लेट्स से अगर JEE का भी पेपर है, तो इस टॉपिक से सवाल कैसे बनते हैं, सीधा सिविल सवाल आता है, फलाना इंटर हैलोजन कंपाउंड आपको दिया है, इस फलाना इंटर हैलोजन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या है। अगर एक लड़के या लड़की ने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कूट के पढ़ा है तो उसको तो ये चैप्टर सबसे आसान लगता है, इवन ये टॉपिक उसको सबसे आसान लगता है, क्योंकि उसमें वो कुछ नया पढ़ ही नहीं रहा है। जो 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है वही 12th का पी ब्लॉक का इंटर हैलोजन कंपाउंड है ना। तो ऐसे में जैसे अगर मैं IF7 की बात करूँ तो IF7 का मतलब है सेंट्रल एटम, ठीक है, और उसके पास जो है 7 बॉन्डेड है, 7 बॉन्डेड वाली चीज़ें हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, इस टाइप के कंपाउंड जब भी आपको देखने को मिले, चाहे वो एग्जिस्ट करें ना करें, चाहे वो स्टेबल हो या ना हो, व्हाटएवर, अगर आपको इस टाइप के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं तो ऐसे केस में क्योंकि इनके आजू बाजू 7 बॉन्डेड एटम्स हैं, तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d कितना 3, यानी कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3, ये इनकी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बराबर। और भी मैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे कह रही हूँ, तो ये जो आपका 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग है मैं उसके बेसिस पे कह रही हूँ, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं ये शब्द बोल रही हूँ। अच्छा, अगर कोई ये पूछेगा कि मैडम अगर ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है IF7, तो IF7 की जो ज्योमेट्री होती है, हाँ, जो ज्योमेट्री होती है, इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है,
तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की, वो होती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। यानी कि आप इमेजिन करिए एक पेंटागन के शेप का आपके पास क्या है, एक कागज है, वो उस कागज के हर कॉर्नर्स में बॉन्डेड एटम्स हैं। तो मैडम ऐसे में तो 5 ही बॉन्डेड एटम हुए, बाकी के 2 कहाँ गए? उस कागज के परपेंडिकुलर ऊपर, ठीक है, उस कागज से मान के चलो ये पेंटागन शेप का आपके पास ये कागज है, तो उसके हर वर्टेक्स में क्या है, आपके पास बॉन्डेड एटम है, और उस कागज के ऊपर आप लोगों का परपेंडिकुलर में क्या होगा, एक और बॉन्डेड एटम होगा, और उस कागज के बॉटम में एक और जगह परपेंडिकुलर में एक और एटम होगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को कहा जाता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री को, शेप को नहीं, इसे क्या कहा जाता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। वैसे ही अगर तुम x5 के कंपाउंड्स में आओगे तो इन्होंने बताओ कितने बॉन्ड्स बनाए, इन्होंने 5 बॉन्ड बनाए हैं। अब क्योंकि इन्होंने 5 बॉन्ड बनाए हैं तो 5 बॉन्ड बनाने वालों की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है इन लोगों की हाइब्रिडाइजेशन? sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन वालों की अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो इनकी ज्योमेट्री कैसी दिखती है कि आपके पास एक 4 कॉर्नर का एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे कौन है, बॉन्डेड एटम्स हैं। उस स्क्वायर के सेंटर पे सेंट्रल एटम्स हैं। सेंट्रल एटम्स से आप कागज के परपेंडिकुलर एक और बॉन्डेड एटम है, और उसी कागज के नीचे आपका एक और बॉन्डेड एटम है। यानी कि इनडायरेक्टली आपकी जो कॉपी है, कॉपी के ऊपर, कॉपी के बीचों बीच अपना पेन खड़ा कर दीजिए, तो उस पेन का जो टिप होगा, ऊपर हवा वाला टिप, वहाँ पर रहेगा बॉन्डेड एटम। आप कॉपी के नीचे परपेंडिकुलरली एकदम सेंटर से पेन को खड़ा कर दीजिए, तो पेन का जो टिप होगा हवा में, वहाँ पे एक और बॉन्डेड एटम होगा। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री स्क्वायर से बनी है और स्क्वायर के ऊपर 2 परपेंडिकुलर हैं, तो इस ज्योमेट्री को कहा जाता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। देखो, बाय पिरामिडल का मतलब ये होता है कि किसी भी शेप के अबोव एंड बिलो 2 परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर सिर्फ एक परपेंडिकुलर है तो उसको पिरामिडल कहते हैं, क्योंकि 2 परपेंडिकुलर हैं तो इसको बाय पिरामिडल कहते हैं। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट यहाँ पे मैंने एरर कर दी। 5 ही बॉन्ड बनाना है ना हमको, तो सॉरी माय मिस्टेक। 5 बॉन्ड बनाना है, तो 5 बॉन्ड में क्या होगा, 4 पॉसिबल है आपके पास, और 4 में क्या है, आप लोगों के पास पॉसिबल एक परपेंडिकुलर नहीं। जैसे कि ये मान लो, ये परपेंडिकुलर पॉसिबल ही नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसे कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। यानी कि स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर सिर्फ एक परपेंडिकुलर, स्क्वायर के ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा परपेंडिकुलर है उस तरफ क्या होगा, लोन पेयर पॉसिबल होगा। जो दूसरा परपेंडिकुलर होगा उस तरफ क्या होगा, लोन पेयर पॉसिबल होगा। तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो sp3d2 टाइप की होती है। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने sp3d लिख दिया, लोन पेयर की वजह से, ठीक है। अच्छा, तो ये इनका ज्योमेट्री है, स्क्वायर पिरामिडल, ये इनकी ज्योमेट्री है। खैर, ये सारा बेसिक केमिकल बॉन्डिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस टाइप के कंपाउंड्स में आ जाऊँ, x3 टाइप के कंपाउंड्स में, तो देखो इनका हिसाब किताब किस तरीके से चलता है। इनके इसमें आपको जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और इनकी जो शेप होती है, मतलब जो स्ट्रक्चर, कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप का कागज है, उस ट्रायंगुलर शेप के कागज के परपेंडिकुलर बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर और ये दूसरा परपेंडिकुलर, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर शेप को क्या कहा जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल शेप का कागज है, इसे कहा जाएगा ट्राइगोनल। और क्योंकि 2 परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, क्योंकि 2 परपेंडिकुलर हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, बाय पिरामिडल। इसे क्या कहा जाता है, बाय पिरामिडल। बट अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास क्या है, 3 फ्लोरीन आपको दिख रहे हैं, है ना। आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, 3 फ्लोरीन दिख रहे हैं। अच्छा, तो इसकी ज्योमेट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो गया आपका, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बट मैडम,
आप BrF3 ड्रॉ करके दिखाइए। तो अगर मैं BrF3 ड्रॉ करने के लिए जाऊंगी तो देखो मेरा सेंट्रल एटम तो ब्रोमीन है, ये हो गया मेरा सेंट्रल एटम, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास बचते हैं 3 फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरीन्स को मुझको लगाना है। सिंपल सा नियम होता है कि आप लोगों के जो लोन पेयर्स होते हैं वो लोन पेयर्स हमेशा इस ट्रायंगुलर रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो आपके पास ब्रोमीन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। ब्रोमीन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 7 की होती है। तो ब्रोमीन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की होती है? 7 की होती है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना नंबर लिखूँ कि ये 7 आ जाए? तो कोई पगला भी जवाब दे देगा मैडम यहाँ पे 4 लिखिए। 4 का मतलब कितने लोन पेयर्स हो गए? 4 का मतलब होता है 2 लोन पेयर्स। तो यानी कि BrF3 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 बॉन्ड्स हैं और जिसके पास 2 लोन पेयर है। तो वो लोन पेयर हमेशा इस तरीके से ट्रायंगुलर रीजन में रहेंगे, ये इस तरीके से। और बचे हुए जो 3 फ्लोरीन है वो कहाँ जाएंगे? एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन परपेंडिकुलर और एक फ्लोरीन ऐसे परपेंडिकुलर। तो इसकी जो ज्योमेट्री है, ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री अभी भी क्या रहेगी? इसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी। ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। ठीक है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। लेकिन अगर कोई तुमसे ये कहेगा कि भाई इसकी शेप क्या है, इसकी शेप बता दो मुझको, तो इस पर्टिकुलर शेप को कहते हैं हम लोग टी शेप। ठीक है, इस पर्टिकुलर शेप को क्या कहते हैं? टी शेप। मैडम क्यों कह रहे हो आप टी शेप? क्योंकि देखो इन दोनों लोन पेयर्स को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो ये चीज़ ऐसी दिखती है, इसीलिए इसे कहा जाता है टी शेप। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? टी शेप। तो एक्चुअली में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कंसेप्ट ज्योमेट्री का और एक कंसेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन जो अगर किसी का sp3d है तो उसके पास चाहे 2 बॉन्ड हो चाहे 3 बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d है तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। शेप बदल सकती है लोन पेयर्स के अकॉर्डिंग। तो आपको वो चार्ट, जो केमिकल बॉन्डिंग का चार्ट होता है 11th क्लास का, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो चार्ट है तो आप देख सकते हो कि अच्छा हाँ, इसको सीसॉ कहेंगे, इसको टी शेप कहेंगे, इसको लीनियर कहेंगे, इसको बेंट कहेंगे, इसको एंगुलर कहेंगे, राइट, इस तरीके से। खैर, तो ये तो हो गई बातचीत इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, जिस इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में हम लोग उसके अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स की क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। अब बात ऐसी आती है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की जो प्रिपरेशन है, बराबर, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है इनकी जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन के बारे में आपका क्या कहना है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं? तो देखो, अगर तुम किसी एक इंटर हैलोजन कंपाउंड की बातचीत करोगे तो अलग अलग प्रकार के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को बेसिकली प्रिपेयर करने का अलग अलग तरीके होते हैं। आपको ऑब्वियस है कि उन सारे तरीकों के बारे में डिटेल में तो नहीं पढ़ना है। हाँ, जो जो तुम्हारे सिलेबस में है वो तुमको लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड किस नेचर का है और वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ये बेसिक पी ब्लॉक में इतना याद रखो। दुनिया में बहुत सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स अगर होंगे तो सबकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद नहीं रखनी है। कुछ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में कैटलिस्ट का माइट भी प्रयोग किया जाता हो, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने में किस कैटलिस्ट का प्रयोग किया गया है वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, वो आपको पता करना होगा कि हाँ, ये कैटलिस्ट इस फलाना रिएक्शन की प्रिपरेशन में मैंने क्या किया था, उपयोग में लेकर मैं आया था, बराबर। बस बात ख़त्म हो जाती है, इसमें और कुछ भी नहीं। तो जैसे अगर मैं पहले इंटर हैलोजन कंपाउंड की अगर मैं बातचीत करूँ तो जैसे मान के चलिए आपके पास Cl2 है। ठीक है, Cl2 आपने इसकी रिएक्शन करवा ली F2 के साथ, तो जो कंपाउंड बनता है वो बन जाता है ClF। इस रिएक्शन को करवाने के लिए लगभग आपके पास 90 डिग्री सेल्सियस तक का आपके पास टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इन्हें दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेते हो तो ClF बनता है। लेकिन अगर मान के चलिए आपने ऐसा कर दिया
कि आपने फ्लोरीन को एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया, ज़्यादा ले लिया फ्लोरीन की संख्या, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। तब आप लोगों का अच्छा टेम्परेचर थोड़ा रेस करना पड़ता है, 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक टेम्परेचर हो जाता है, और अब आपके पास कंपाउंड बनता है ClF3। ये आपके पास कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से, मतलब बेसिकली अगर आप इक्वल ले रहे हो, एक्सेस में ले रहे हो, इसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है, ठीक है। अगर मान के चलो अगेन वही सेम कहानी, अगर तुमने इक्वल क्वांटिटी में, एक मिनट यहीं बाजू में बना लेते हैं, अगर आपने इक्वल क्वांटिटी में I2 को और Cl2 को ले लिया, तो जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, आप लोगों का ICl बन जाता है, ठीक है, अगर आपने इक्वल क्वांटिटी में लिया तो। लेकिन अगर आपने यही हरकत की कि आपने क्लोरीन को ज़्यादा की क्वांटिटी में ले लिया, एक्सेस अमाउंट में ले लिया, तो अगेन यहाँ से जो कंपाउंड बन जाता है वो क्या बन जाता है, ICl3। ये बेसिक प्रिपरेशंस हैं जो आपको NCERT में लिखी हैं, तो ये तो पता होनी ही चाहिए। और एक बार महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक में जो है वो भी देख लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो होंगी वो मैं बता दूंगी। तो जितना बताया जाए बस उतना ध्यान रखना है, बाकी मत रखना। जैसे अगर मान के चलते हैं आपके पास ब्रोमीन है, अगर आप ब्रोमीन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाते हो, ठीक है, ब्रोमीन की रिएक्शन अगर आप फ्लोरीन के साथ करवाते हो और इसमें अगर पानी का एडिशन करते हो, मतलब पानी ऐड करते हो, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी BrF3, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं आपने रसना बनाया, एक ग्लास अपने लिए पीने के लिए, अब हुआ क्या, कोई अचानक से तुम्हारा दोस्त आ गया, अब क्या करना पड़ेगा, 2 इक्वल डिवीजन कर लो, या फिर क्या करो, 2 इक्वल आधा आधा डिवाइड करने के बाद ग्लास से और पानी डाल के उसको और बड़ा बड़ा कर लो। तो डाइल्यूट करते हैं, H2O ऐड करने का मतलब है डाइल्यूशन करना। तो अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो BrF3 बनेगा। बैलेंसिंग में आपके लिए छोड़ रही हूँ, बट अगर आप डाइल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप डाइल्यूशन नहीं करते हैं तो जो कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, BrF5, ठीक है, BrF5। तो पेपर में इंटर हैलोजन कंपाउंड से एक ही टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, और वो ये पूछा जा सकता है फलाने इंटर हैलोजन कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या है, ये सब यही आपको पूछा जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा भी अपने बोर्ड्स लेवल की, महाराष्ट्र बोर्ड्स की अगर तैयारी करनी है लेट से, तो टेक्स्ट बुक में जो है तुम्हारे, तुमसे वही पूछा जाएगा। बट अगर तुम CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर लेट से JEE की अगर तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपना P ब्लॉक वाला चैप्टर खोलिए, टेबल नंबर 7.11 वहाँ पे ओपन करना। टेबल नंबर 7.11 में आपको बहुत सारे अलग अलग इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दिए हैं, उनकी फिजिकल स्टेट दिया है कि ये येलो दिखता है, ये ऑरेंज दिखता है, ये कलरलेस है, ये सॉलिड है, ये पाउडर है, ये लिक्विड है। आपको हर इंटर हैलोजन कंपाउंड का याद होना चाहिए कि ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, बराबर, ये आपको याद होना चाहिए। अगर सब याद नहीं कर पाओ तो कम से कम ऐसी कैटेगरीज बना लेना कि अच्छा ये वाले लोग सॉलिड है, जैसे मैं ही बना देती हूँ, चलो कैटेगरी मुझको, क्योंकि कैटेगरी याद है, मैंने खुद के लिए बनाई थी, तो मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ कैटेगरी। देखो अगर तुम सॉलिड के बारे में बात करोगे तो इंटर हैलोजन कंपाउंड सॉलिड वाले बहुत ही कम है। जैसे ICl, ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है जो कि सॉलिड शेप में एग्जिस्ट करता है। IBr, ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है जो सॉलिड शेप में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा ICl3, ये एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बस खत्म, यही वो 3 है। तो खत्म हो गया कि मैडम ये 3 अगर दिखे, ICl, IBr, ICl3, तो हम समझ जाएंगे करके कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक सॉलिड के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। वो किसके लिए पूछा जा रहा है, एक सॉलिड के लिए। अब मैं लिक्विड्स के लिए भी बता देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। ये लोग भी क्या है, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, भर भर के एक्चुअली जो है ना वो गैसेज है। अगर लिक्विड की बात करूँ तो BrF3, ये लोग क्या है बोलो, ये लोग आप लोगों की लिक्विड है, ठीक है। उसके अलावा BrF5, ये आपकी लिक्विड है, मतलब इनडायरेक्टली ब्रोमीन का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड जो बना BrF3, BrF5, ये दोनों लिक्विड निकला। और उसके बाद एक ClF5, ये एक लिक्विड है, खत्म। अब इसके अलावा गैस की कैटेगरी में आपको रिमेनिंग जितने भी हैं वो आपके क्या होंगे, गैस होंगे। ऐसे याद रखते हैं। अगर आप पूरा चार्ट रट्टा मारने जाओगे कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो ऐसे याद नहीं होगा।
आप देख लो उसमें से मिनिमम वाले कौन है, मिनिमम वाले कौन है, जो मैक्सिमम वाले हैं वो ऑब्वियसली बचे कुछ होंगे। अब कई इंसान का डाउट आ सकता है कि मैडम अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड दे दिया जो चार्ट का ही ना हो, फिर ऐसा नहीं देंगे भाई। तुम कोई रिसर्च करने वाले स्टूडेंट थोड़ी ना हो कि वहाँ पे रिसर्च कर रहे हो कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपाउंड मैडम मैंने पूरी रिसर्च करके ढूंढ के निकाला कि ये गैस होगा। आपको जो चार्ट में है आपको बस उतना ही याद रखना है। तो 3 आपके सॉलिड है, 3 आपके लिक्विड है, जितने बचे हैं वो सब आपके गैस है। लिक्विड वाले कौन है, बहुत ही सिंपल है, BrF3 BrF5 ClF5। लिक्विड वाले बहुत आसान थे, सॉलिड वाले और भी आसान है, ICl IBr3 ICl3। खत्म, ठीक है, खत्म हो गई हमारी कहानी। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे तो जो आपको फ्लोरीन वाले मिल रहे हैं, ये फ्लोरीन वाले आपको क्या मिल रहे हैं, लिक्विड्स मिल रहे हैं, ठीक है। फ्लोरीन वाले आपको क्या मिल रहे हैं, लिक्विड्स मिल रहे हैं। और आपका जब आयोडीन एज अ सेंट्रल एटम जा रहा है तब आपको क्या मिल रहा है, सॉलिड मिल रहा है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, याद कर लोगे तो बेटर होगा। कलर्स अब आपको याद होने चाहिए। तो देखो कलर्स याद करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि जो कलरफुल चीज़ें हैं उस चार्ट में वो बहुत ही कम है। बहुत सारी चीज़ें तो एक्चुअली क्या होती हैं वहाँ पर, कलरलेस है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली वहाँ पे कलरलेस है। तो कलरलेस को क्यों याद रखना, जिनका कलर है आप उनको याद रख लो, और जिनका आपका याद नहीं है वो बच्चे कुछ कलरलेस हो गए, राइट। तो देखो इसमें अगर मैं BrF की बात करूँ, जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो बता देती हूँ मैं, क्योंकि वो एक गैस है इसलिए मैंने नहीं लिखा। BrF ये बेसिकली आप लोगों का पेल ब्राउन कलर का है, ठीक है, पेल ब्राउन, जैसे हल्का ब्राउन कलर, पेल ब्राउन कलर का है। उसके अलावा आपके पास ICl है, ICl आप लोगों का रूबी रेड कलर का है। अगर ICl का अल्फा फॉर्म आपको मिलता है, जैसे होते हैं ना एलेट्रोप्स, तो अगर अल्फा फॉर्म अगर आपको उसका मिलता है देन इट विल बी रूबी रेड। अगर आपको इसका बीटा फॉर्म मिलता है देन इट वुड बी व्हाट, ब्राउन रेड, तब वो क्या हो जाएगा, ब्राउन रेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आपसे हो सकता है कोई मेंस में सवाल पूछ लिया जाए कि बीटा फॉर्म ऑफ ICl हैज शोज विच कलर, तो आपको याद होना चाहिए कलर कौन सा देता है, ठीक है। उसके अलावा IBr ये जो बेसिकली आपको कलर देता है, ये देता है काला, काले कलर का होता है, ब्लैक, ठीक है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा अब जो आपके पास बच गए, जैसे आपके पास बच गया ICl3, ये होता है आप लोगों के पास ऑरेंज कलर का, ये हो गया ऑरेंज कलर का। उसके बाद अगर आप बात करो किसकी, IF3 की, ठीक है, जैसे ICl3 हो गया वैसे ही IF3 का हो गया, तो ये होता है येलो कलर का। और एक आखिरी जो आपको याद रखना है वो ये कि अगर आपके पास BrF3 है तो ये BrF3 होता है येलो कलर, और ग्रीन कलर को अगर आप मिक्स कर दो तो जो कलर बनेगा उस कलर की गैस, येलोइश ग्रीन। तो देखो याद करने लायक कम ही कलर्स हैं, उन कलर्स को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, उन कलर्स को आपको बेसिकली याद करना पड़ेगा। कल को ऐसा भी क्वेश्चन मेंस के पेपर में क्रिएट किया जा सकता है कि फलाना एक मतलब फलाना एक इंटर हेलोजन कंपाउंड ब्लैक कलर का है, बताइए वो इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होगा। ब्लैक कलर का सॉलिड है, लो दो हिंट दे दी कि ब्लैक कलर भी है ऊपर से सॉलिड भी है, तो बताइए वो इंटर हेलोजन कंपाउंड इनमें से क्या हो सकता है। तो आपको ऑप्शंस देगा, जिसको याद है कि ब्लैक कलर का ये हो सकता है तो उसको पता चल जाएगा। कल को ऐसा भी पूछ सकता है कि एक फलाना इंटर हेलोजन कंपाउंड जो ब्लैक कलर का है उसकी ज्योमेट्री बताइए, उसकी शेप बताइए, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन तो एक स्टूडेंट तब बता सकता है ना मैडम जब हमको उसका फॉर्मूला पता हो। तो फॉर्मूला पता करने के लिए हिंट दी रहेगी ब्लैक और सॉलिड। तो आप ब्लैक और सॉलिड से पता लगाओगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर चीज़ IBr है, IBr की ये शेप होती है। कल को दे देगा कि आपके पास एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, इस टाइप से कोई बोल देगा ये है वो है। तो कैसा है, उस चार्ट से यही पर्टिकुलर चीज़ आपको पूछी जा सकती है, ठीक है, यही पर्टिकुलर चीज़ आपको पूछी जा सकती है। अच्छा, दूसरा आपको थोड़ा एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, ये जो ICl3 है ना, ये ICl3 बेसिकली डाइमराइजेशन करता है। डाइमराइजेशन का मतलब पता है, 2 यूनिट्स कंबाइन होकर क्या बना लेती हैं आप लोगों का डाइमर, यानी कि ICl3 I2CL6 बनाने की एबिलिटी रखता है,
ठीक है, एबिलिटी रखता है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत बहुत, तुम्हें याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स पढ़ाए थे, वहाँ पे मैंने मार्क करवाया था कि आप याद करिए कि ये वाला कंपाउंड इसका डायमैग्नेटिक है, आप याद रखिए कि इसका ये वाला कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। तो अभी एक सबसे अच्छी बात, आपके पास जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ऑल आर डायमैग्नेटिक, सारे के सारे नेचर में कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक। तो कल को हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, बराबर। तो आपको याद रखना है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हमेशा क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, हमेशा क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, बस कुछ भी नहीं, ठीक है। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब अगर आपको कोई बोले कि नॉर्मल हैलोजन है, नॉर्मल हैलोजन मतलब F2 Cl2 Br2, मतलब दो सेम हैलोजन्स, ठीक है, दो सेम हैलोजन्स, और एक है आपके पास इंटर हैलोजन मतलब दो डिफरेंट हैलोजन्स, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि बॉन्ड जो है यहाँ पे वीक होता है। बॉन्ड अगर वीक होता है मतलब बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, और बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक हो सकता है तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी रिएक्टिविटी, ठीक है, उसी को हम लोग उसकी क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी। क्लियर है वाली चीज़? अच्छा, तो ध्यान रखना थोड़ा सा जो शेप स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन वाला जो चीज़ है वो आपको केमिकल बॉन्डिंग से रिवीजन मारना पड़ेगा। उस केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और रहती है, वो ये, अच्छा वो चीज़ पहले मैं एक बार तुम्हारी टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र बोर्ड्स की जो टेक्स्ट बुक है उसकी टेक्स्ट बुक से मैं बता देती हूँ। रुको 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 रुको, एक मिनट पहले उससे बताने से पहले मेरे को यहाँ कुछ चीज़ें मार्क करवानी थी, रुको। खैर मैं यहीं लिखवा देती हूँ, इसी पॉइंट्स में इसको लिख लेना। जो हम लोगों का ClF3 होता है, इस ClF3 का यूज़ किया जाता है। वैसे तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बहुत सारे यूज़ होते हैं, बट ClF3 को और BrF3 को, ठीक है, यूज़ किया जाता है यूरेनियम के साथ टू प्रोड्यूस UF6, ताकि हम क्या प्रोड्यूस कर सके, यूरेनियम का F6 प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। इसकी रिएक्शन है जो आपको याद रखना है, इसको कई बार बुक्स में ऐसा भी लिखा जाता है, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम जब ClF3 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा UF6 और फिर क्या बनाएगा आपका ClF। अगर मान के चलते हैं कल को अगर मुझको लेट से पेपर लेना होता तो मैं क्या करती, ये रिएक्शन आपको दे देती, इसका रिएक्टेंट साइड में आपको दे देती, और मैं आपसे पूछती कि एक प्रोडक्ट ये भी मैं आपको दे देती और ये मैं आपके लिए डैश रख देती, ठीक है। और मैं फिर आपसे यहाँ क्वेश्चन मेरा रहता कि बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सेंट्रल एटम की। तो जिस इंसान को ये पता है कि वहाँ पे ClF बनेगा, क्या वो ClF में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है ना। फिर तो इस टाइप से सवाल पूछती मैं, राइट, ये मेरा तरीका होता। या फिर मैं ऐसा करती, आपको ये दोनों गिवन दे देती, ये आपको गिवन दे देती और ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क रख देती। अब मैं पूछती कि बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। और या फिर ये पूछ लेती कि बताओ यहाँ पे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वगैरह वगैरह। तो अगर आपको कुछ भी पता है, एक छोटा सा भी अगर आपको केमिस्ट्री में एक अक्षर पता है, उस छोटे से अक्षर से कितनी पॉसिबिलिटीज फ्रेम की जा सकती है वो आपको खुद सीखनी पड़ती है। अगर आप खुद एक एग्जामिनर होते, अगर आपको किसी दूसरे के लिए अगर पेपर सेट करना होता, ठीक है, तो आप कैसा है, क्या सोचते, क्या करते, ठीक है, ऐसा। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, जैसे इधर आइए, देखो बाकी यहाँ पे कुछ बातचीत बताई गई हैं। जैसे मैंने आपको कलर्स के बारे में बताया, ये बोर्ड्स वालों की बुक में भी है भाई कलर्स के बारे में। खैर
अच्छा ये थोड़ा सा पॉइंट है जो मैं पीछे लिखना मिस कर गई हूँ, इसको तुम अपना ध्यान में रखोगे कि ये IF5 एक कलरलेस गैस होती है रूम टेम्परेचर पर, बट अगर आप इसको 77 केल्विन पर लेकर चले जाएं तो ये एक सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो खैर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एक मिनट, दूसरा फिर तुम्हें मैंने क्या बताया कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कंपेयर टू प्योर देयर पेरेंट। मतलब अगर सेम हेलोजन के बीच में कंपाउंड बनाया जाता तो उनके रिस्पेक्ट में ज़्यादा रिएक्टिव होते। क्यों? क्योंकि बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सारे के सारे क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, तो बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे उनके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस दिए हैं, तो इनमें से तो बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने बताए हैं, अगर कुछ नहीं बताए होंगे तो देख लेना, उसको अपनी नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना। फिर इसके अलावा ये थोड़ा आपको एक ICL की स्पेशल रिएक्शन याद रखनी है कि अगर I2 को पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये बन जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मेरे को क्वेश्चन क्रिएट करना होता, मैं पता है क्या करती, मैं ये दोनों दे देती, मैं बताती कि ये कंपाउंड A बन रहा है, यहाँ पे कंपाउंड B बन रहा है, यहाँ पे कंपाउंड A की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, कंपाउंड B की बताइए, और A और B देती नहीं कि A मतलब ICL, B मतलब KI3। वो आपको अगर ये रिएक्शन पता है तो आप याद रखेंगे, अच्छा हाँ A मतलब ICL तो I मतलब +1 और KiO3 मतलब वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5। ऐसा क्वेश्चन मैं क्रिएट करती, ये मेरा तरीका। सेम यही चीज़ मैं यहाँ के लिए भी करती कि Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बताइए, ये दो चीज़ें क्या बनी, ताकि इसमें से अच्छा उसमें से मैं हिंट दे देती कि जो कंपाउंड नंबर A है उस कंपाउंड नंबर A को हम यूज़ करते हैं एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम के लिए, ताकि एक इंसान समझ सके कि अच्छा एक कंपाउंड तो उसमें BrF3 या फिर ClF3 टाइप का होगा। तो इस टाइप से मैं क्वेश्चंस क्रिएट करती हूँ, बराबर। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक और हिंट दी हुई है कि जो ICL होता है अगर वो लिक्विड स्टेट में हमारे पास है तो वो कैटायंस और अनायंस में टूट जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैटायन क्या है, अनायन क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यूजेस आपको दिए हुए हैं कि जितने भी 3 वाले टाइप के लोग होते हैं, ये पहली बात इनको हम यूज़ करते हैं एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मतलब जहाँ पे हमको सॉल्वेंट चाहिए बट एक्वस नहीं होना चाहिए वो, वहाँ पर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स मतलब जो दूसरों को फ्लोरीन प्रोवाइड करता है, राइट। अच्छा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ICL के बारे में कि ICL को हम आयोडीन वैल्यू ऑयल्स की निकालने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में अगर आर्सेनिक 3 का ऑक्सीडेशन करवाना हो तो हम उसे एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट। अच्छा उसके अलावा देखो यूरेनियम एनरिचमेंट की रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत सारी रिएक्शंस है, तो ये सारा तुम्हारी नोट्स कॉपी में होना चाहिए। खैर तो ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बोर्ड्स की बुक में बहुत अच्छे से चार्ट के फॉर्म में दिया है ये सारी चीज़ें, तो पढ़ने में भी देखो आसानी होती है। देखो पूरी शेप्स वगैरह भी दी हुई हैं, तो ये सब आपको ये चार्ट वगैरह एकदम अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। तो अगर आपको ये सब रटे हैं तो इन्हीं से देखना घूम फिर के सवाल आएंगे। थर्मल अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसा होता है, जितना छोटा साइज़ हो, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है और आयोडीन का बहुत बड़ा है और ब्रोमीन का तो खैर उससे भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो देखो फ्लोरीन है बराबर, उसके बाद क्या है आप लोगों का सबसे ज़्यादा कौन है, जैसे ICLF, और इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ तो Cl को अगर मैं एक सेंट्रल एटम मान लूँ तो बॉन्डेड एटम यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन है, और यहाँ पे भी बॉन्डेड एटम कौन है, आप लोगों का आयोडीन है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, देखो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ख़त्म। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूँ तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, I, तो आप I को अपना सेंट्रल एटम मान के चलिए सेकेंड और थर्ड में, और इसको अपना बॉन्डेड एटम मानकर चलिए। तो बताओ कौन सा बॉन्डेड एटम आपका छोटा है, क्लोरीन छोटा है, तो देखो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। फिर आप नेक्स्ट 2 में कंपैरिजन करिए। अब यहाँ पे शुरू होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक्सेप्शन। अगर मैं IBr को और BrCl को कंपेयर करती हूँ
तो Br दोनों में कॉमन है। अगर कंपेयर I और Cl के रिस्पेक्ट में किया जाए तो Cl छोटा है, तो Cl का स्टेबिलिटी मतलब BrCl ज़्यादा होना चाहिए IBr से, बट नहीं, वो कम है। सिमिलरली BrF में भी वो और छोटा है तो उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो अगर मुझको पेपर सेट करना हो तो मैं पता है क्या करूँ, इन तीनों को दूँ कि अरेंज करो फलाना इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को इन असेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी, ताकि एक इंसान की सोच किस डायरेक्शन में जाए कि फ्लोरीन जो है आप लोगों का सबसे छोटा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो वही होगा, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन थोड़ा सा उलट जाता है। मैं तो यही दूँ तुमको, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एडिशन रिएक्शन ये लोग शो करते हैं। हाँ, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बस इस टॉपिक के क्वेश्चन की एक बहुत प्यारी सी हिंट होती है, उस हिंट को आपको ध्यान रखना होता है। मैं वो हिंट बता देती हूँ क्या होती है। देखो, जब भी आपको किसी भी इंटर हेलोजन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करने को कही जाए कि ये मेरा इंटर हेलोजन कंपाउंड है, इस इंटर हेलोजन कंपाउंड की आपको क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। अच्छा, तो देखो बहुत ही सिंपल सा नियम है, बहुत ही सिंपल सा नियम। कंपाउंड में ऑब्वियसली दो चीज़ें होंगी, एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और दूसरी एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड कभी भी अगर आपको दिखे, एक मिनट, ठीक है, तो कभी भी अगर आपको दिखे तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर इंटर हेलोजन कंपाउंड का क्या करना है, बस सिंपल सा उस कंपाउंड के अंदर दो एटम्स को आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को बनाया जाता है हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का मतलब बेसिकली ये किया जाता है, उस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम को, ठीक है, उस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम को आपको क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना पड़ता है, ठीक है। आपको किसके साथ जोड़ देना पड़ता है, आपको, एक मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, 2 मिनट मुझे देख लेने दो। हाँ ठीक है, जो आपका कम वाला है उस कम वाले को आप क्या करोगे, H के साथ जोड़ दोगे कि ले भाई जोड़ दिया मैंने, ठीक है। जो आप लोगों का H के साथ जोड़ दोगे कि लो मैंने जोड़ दिया, और क्या करोगे, साथ ही साथ में उसको एक और चीज़ के साथ जोड़ोगे, और उस एक और चीज़ को आप क्या कहोगे, ऑक्सीजन। क्या कहोगे उस एक और चीज़ को, ऑक्सीजन। और उस कंपाउंड को कहा जाता है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। क्या बनाना है आपको, ऑक्सी एसिड्स बनाने हैं। किस चीज़ के बनाने हैं, हेलोजन के ऑक्सी एसिड्स बनाने हैं जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको क्या करना है, उस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को सिंपली हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना है, और इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है हेलोजन एसिड, जैसे HCl, HBr, H2SO4 इस टाइप के, ठीक है, नॉर्मल एसिड्स हेलोजन एसिड्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है ICl, I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्योंकि बड़ा है ना साइज में और पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप है। Cl की ज़्यादा होगी तो Cl के साथ क्या लगा देंगे, H, तो बन गया HCl। और I के साथ क्या लगाएंगे, I के साथ लगाएंगे एक बार H, एक बार लगाएंगे O और एक बार लगाएंगे I। बट अब ध्यान से सुनो, एक और क्वेश्चन लेती हूँ फिर उसके बाद सिखाती हूँ वाली चीज़। मान के चलते हैं कल को आपको चीज़ें ऐसी दी हो, ClF, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के साथ तो लग जाएगा H, तो यानी कि बन गया HF। और क्योंकि क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, H के बाद O के बाद Cl। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास ClF3 है और उसमें अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी का एडिशन, तब आप क्या करोगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास क्या लगा दोगे, HF। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास क्या लगा दोगे। अब सुनो ध्यान से, H तो लगेगा नो डाउट, O तो लगेगा नो डाउट, Cl तो लगेगा नो डाउट, बट
सबसे ज़रूरी चीज़, ये चीज़ गलत है, आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की कुछ क्वांटिटी लिखी जाएगी, यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, ऑक्सीजन की कुछ क्वांटिटी लिखी जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। मैडम क्या लिखेंगे क्वांटिटी? सिंपल सा नियम आपको ये रखना है कि जब मैं रिएक्टेंट साइड में थी तब मेरे पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, बताओ क्या थी मेरे पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट? प्लस कितनी थी? +3। कैसे +3? फ्लोरीन की -1 है और 3 फ्लोरीन है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन की +3 होगी। यही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की आपको यहाँ पर भी +3 ही रखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब खुद अपनी बुद्धि लगाकर सोचो, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, बोलो कितनी? +1। ऑक्सीजन की कई लोग बोलेंगे मैडम फिक्स होती है, बोलो कितनी? -2। लेकिन कितने ऑक्सीजन है? x ऑक्सीजन है, मुझे नहीं पता कितने ऑक्सीजन है, x ऑक्सीजन है। क्लोरीन की कितनी होती है? क्लोरीन की वैसे तो -1 होती है, बट नियम क्या है कि रिएक्टेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट में कितनी होगी? +3 होगी, राइट। अब आप इसको सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, अच्छा इक्वल टू 0, -2x इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और इस चीज़ को, अब ये चीज़ सही है और इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा जाता है HClO2 ऐसा। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ H लगा दिया और सिर्फ O लगा दिया और बात खत्म। वहाँ पे O एक्चुअली वेरी कर सकते हैं, O क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। तो कितने O लगाएंगे ये कैसे डिसाइड करेंगे? पहले रिएक्टेंट में आप देख लीजिए कि उस पर्टिकुलर आपके क्या नाम है उसके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आपके प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए और उसके हिसाब से फिर ऑक्सीजन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तुम्हें यहाँ पे देखो लिया है, जैसे BrCl है, उसकी हाइड्रोलिसिस करो। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? कम। तो देखो H है, O है, Br है। आप लगे तो चेक कर सकते हो कि मैडम यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो यहाँ पे भी +1 है क्या? यहाँ पे भी +1 ही निकलेगी, इसीलिए सॉल्व करने की नीड नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे ICl है, I की कम है तो क्या बना लिया? HiO3 बना लिया। ये एक एक्सेप्शन रिएक्शन है, ये एक एक्सेप्शन रिएक्शन है। देखो ICl ना बहुत एक्सेप्शन काम करता है, इसीलिए ICl को याद रखना। एक ये रिएक्शन देखो क्यों, क्योंकि ICl में I की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1। तो इस तरफ भी कितनी होनी चाहिए? +1 होनी चाहिए, बट इधर +1 नहीं, इधर +5 है। देखो क्योंकि I यहाँ पे 2 बार बन रहा है, ये 2 बार बन रहा है, तो ये आपकी एक और एक्सेप्शन रिएक्शन है ICl का हाइड्रोलिसिस। ICl का हाइड्रोलिसिस एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। ICl आयोडीन वैल्यू के निकालने के लिए काम आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ICl को हम इस तरीके से एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं, हमें ये याद रखना है। ICl इस तरीके से आयोनाइज हो जाता है, हमको ये याद रखना है, ठीक है। ICl किस तरीके से प्रिपेयर होता है वो हमको याद रखना है। ICl आपकी एक स्पेशल रिएक्शन देता है, वो हमको याद रखना है। तो पूरे इंटर हैलोजन कंपाउंड में ICl इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। अब हमने जो पढ़ा उस पढ़े के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कुछ MCQ हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। हाँ देखो, ये पहला आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया है। जैसे मैंने क्या कहा था, मुझे अगर क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो भैया मैं तो वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगी, है ना। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने जो आज ऊपर पढ़ा उसका एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन आपको याद होना चाहिए। IBr BrCl या फिर ऐसा याद रखो BrF BrCl BrI। BrCl मतलब ब्रोमीन को एज अ सेंट्रल एटम रखा जा रहा है, यानी कि एक्सेप्शन ये होता है कि BrI सबसे आगे, BrCl उसके बाद और सबसे पीछे BrF, ये ऑर्डर होना चाहिए। अब ये एक्सेप्शन का ऑर्डर कहाँ फॉलो नहीं हो रहा है वो चेक कर लो, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि उसने BrF को सबसे आगे बोला है, बल्कि BrF तो सबसे पीछे, इसीलिए वो ऑप्शन गलत, ठीक है। लास्ट ऑप्शन गलत, क्योंकि उस लास्ट ऑप्शन में BrF को तो सबसे पीछे रखा गया है, ठीक है। 1 मिनट, हेलो, हाँ ठीक है ना, हाँ। अब देखो जो BrF है, BrF में सबसे पीछे तो उसको रखा गया है, बट सबसे आगे किसको रखना चाहिए था? BrI को, और बीच में किसको रखना चाहिए था? BrCl को। देखो यहाँ पे घपला हो गया, इसीलिए गलत। तो आप अगर एक्सेप्शन वाला ऑर्डर याद रखें तो आपके जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उन ऑप्शंस में से आप बहुत सारी चीज़ों को रूल आउट कर सकते हैं।
अब करेक्ट ऑर्डर देखो कहाँ फॉलो हो रहा है, करेक्ट ऑर्डर ये देखो ये यहाँ पर फॉलो हो रहा है, बराबर। और ये तो खैर बेरिलियम दे दिया है, आई थिंक वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे BR आएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला ऑप्शन ये इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा C। तो ये आपको टॉपिक यहाँ से पूछा जा सकता था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी MCQ का बन जाएगा। BrCl को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया, यानी कि इनडायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करवाई गई, तो अब मुझे एक बात बताओ, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है? ब्रोमीन की। और ज़्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। तो क्या बनेगा? HCl बनेगा 100%। पहला ऑप्शन नहीं बन सकता क्योंकि HBr तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बन सकता क्योंकि एक HCl बनेगा और दूसरा HO वाला ऑक्सी एसिड बनेगा। तो जिस इंसान को इतना पता है तुरंत मार्क कर देगा हाँ मैडम ये दोनों गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर है D। तो आपको ऐसे रटना नहीं पड़ता है रिएक्शन, अगर आपको लॉजिक्स पता हो कि किसको कैसे करना है तो आप वैसे कर सकते हो। अच्छा अब जैसे बोला जा रहा है क्लोरीन को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एक्सेस ऑफ फ्लोरीन के साथ, यानी कि Cl2 को F2 के साथ रिएक्ट कराते हैं एक्सेस में, तो क्या बनता है? ClF3 बन गया, ऑप्शन मार्क है ना, खत्म। ये तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि कौन कभी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता, फ्लोरीन नहीं बन सकता। जैसे मैंने तुमसे कहा कि स्ट्रक्चर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए किसके पास सिर्फ एक लोन पेयर है, सिर्फ एक लोन पेयर। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बॉन्डेड एटम्स कितने हैं मैडम? यहाँ पे 3 बॉन्डेड एटम्स हैं। टोटल कितना होना चाहिए? टोटल 7 होना चाहिए। यहाँ पे मैं कितना ऐड करूँ 3 के साथ कि 7 हो जाए? आप बोलोगे मैडम 4 का एडिशन करो। 4 का एडिशन मतलब कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। क्वेश्चन वाला एक लोन पेयर पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर 3 बॉन्डेड एटम्स थे तो 2 लोन पेयर आंसर आया, सोचो। तो बी ऑप्शन में तो बॉन्डेड एटम मात्र एक ही है, तो वहाँ तो लोन पेयर्स और भी ज़्यादा आएंगे, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जब 3 बॉन्डेड एटम्स होते हैं तो लोन पेयर बोलो कितने होते हैं? 2, ताकि टोटल बराबर 7 हो जाए। तो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे भी बॉन्डेड एटम 3 ही है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? सी, क्योंकि वहाँ पे बॉन्डेड एटम 5 है। 5 में मैं कितना एडिशन करूँ कि 7 हो जाए? मैडम 2 का एडिशन करो। 2 का एडिशन मतलब कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये MCQ नंबर 13 जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको हर मॉलिक्यूल की क्या दी हुई है, बाजू में शेप दी हुई है लिखकर, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो आप इसको रट्टा के बेसिस पे नहीं कर सकते, आपको लोन पेयर काउंट करते आने चाहिए, आपको बॉन्डेड एटम देखते आने चाहिए, आपको सेंट्रल एटम बनाते आना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाओ, काउंट कर लो कि अच्छा इसकी शेप ये है, इसकी शेप ये है। इस टाइप के सवाल मेंस में भी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 14, आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड में मैक्सिमम कितने एटम्स हो सकते हैं? क्लास की स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, 7 हो सकते हैं। ये हो गया देखो। और अगर मान लेते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आए, थ्योरी के लिए आए, तो देखो थ्योरी में किस तरीके से आ सकते हैं। ICl3 की हाइड्रोलिसिस करो H2O के साथ, ठीक है, ऐसा आ सकता है। तो मैंने क्या बताया, ICl वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ही एक्सेप्शंस होती हैं। तो इसका आंसर आपको आपके टारगेट में मिल जाएगा। तो ये भी आप अपने नोट्स कॉपी में एज एन एक्सेप्शन में डालकर इसको रखिएगा। BrCl की हाइड्रोलिसिस करिए, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। Cl क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो HCl बन गया और दूसरा वाला बनेगा HOBr। Cl2 की रिएक्शन ClF3 के साथ, ऊपर नोट्स पढ़ना, वो चार्ट वगैरह, उसमें आपको 4th भी मिलेगा, 5th भी मिलेगा। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, राइट। अच्छा, तो ये हम लोगों ने जो पढ़ाई की इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की करी। फिलहाल अभी हम अपना इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वाला पुराण बंद करते हैं, इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं। और उसके बाद अभी कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली हम लोगों को जो पढ़ना है वो कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि सल्फ़र के कंपाउंड्स SO2, SO3, इनसे रिलेटेड कॉन्टैक्ट प्रोसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, फिलहाल अभी आज